हैं हम थर्ड चैप्टर, और थर्ड चैप्टर है आपका इलेक्शन एंड द रिप्रेजेंटेशन। एक लोकतंत्र में इलेक्शन बहुत मायने रखता है। क्योंकि इलेक्शन के द्वारा हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, और वो रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो सरकार चलाते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट जब बनती है तो गवर्नमेंट को चलाने वाले भी तो चाहिए ना, और एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए जिसके द्वारा वो अलग अलग देशों में इलेक्शन के अलग अलग सिस्टम हैं। हमारे देश में भी अलग अलग सिस्टम हैं। पंचायती राज जो संस्थाएं हैं उनका चुनाव अलग तरीके से होता है। राज्यसभा का अलग होता है, राष्ट्रपति का अलग होता है। इसी तरह लोकसभा और राज्यसभा का इलेक्शन अलग तरीके से होता है। सबसे पहले तो यही आपसे पूछा जाएगा कि इलेक्शन का लोकतंत्र में क्या महत्व है। इलेक्शन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी पसंद के रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, और रिप्रेजेंटेटिव ही लोगों के रिप्रेजेंटेटिव ही आगे जाके सरकार चलाते हैं। तो इस तरह से लोकतंत्र में सरकार बनाने के लिए इलेक्शन जरूरी होता है, और वो इलेक्शन होता है पॉलिटिकल पार्टीज के माध्यम से। देखो, जब डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई विश्व में 1787 में कॉन्स्टिट्यूशन बना अमेरिका का, और वहाँ इलेक्शन होने शुरू हुए। वहाँ के जो लोग नहीं चाहते थे कि वहाँ पॉलिटिकल पार्टियाँ हों। सबसे पहले जो पॉलिटिकल पार्टियाँ वो इंग्लैंड में डेवलप हुई। ऐसे लोग जो सरकार के राजा के खिलाफ थे, और कुछ लोग जो पार्लियामेंट या चुनी हुई गवर्नमेंट के हक में थे, ऐसे लोगों का दल बना था। टोरी और विग इन्हें बोलते थे, टोरी और विग के नाम से। बाद में मैंने अभी बताया कि अमेरिका के लोग नहीं चाहते थे कि वहाँ पॉलिटिकल पार्टियाँ हों, क्योंकि उससे क्या है, रिवेंज पैदा हो जाता है, एक माहौल पॉइजनस माहौल हो जाता है देश का। कुछ लोग विरोध में चले जाते हैं, कुछ फेवर में चले जाते हैं। बट ऐसा कोई देश ही नहीं बचा अब तो डेमोक्रेसी में कि इलेक्शन हो और वहाँ पॉलिटिकल पार्टियाँ ना हो। तो देशों में पॉलिटिकल पार्टियों के माध्यम से इलेक्शन लड़े जाते हैं। अमेरिका भी कुछ दिन तो बचा, लेकिन बाद में वहाँ भी इलेक्शन के लिए पॉलिटिकल पार्टियाँ डेवलप हुई। तो आज हम इलेक्शन क्यों ज़रूरी हैं और कितने तरह के इलेक्शन होते हैं ये हम पढ़ेंगे। इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरी है। पहला, डेमोक्रेसी में इलेक्शन क्यों ज़रूरी है। और आपको पता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी वही इलेक्शन होगा। अगर राजा का शासन है तो वहाँ इलेक्शन किस चीज़ का होगा, वहाँ तो होता ही नहीं। तो एक तो बात यही क्लियर है कि इलेक्शन वही होंगे जहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी। पहला है इसमें, कैन वी हैव डेमोक्रेटिक विदाउट होल्डिंग इलेक्शन। पहला क्वेश्चन यही है कि क्या कहीं संभव है कि जहाँ डेमोक्रेसी हो वहाँ इलेक्शन ना हो। दूसरी है, कैन वी होल्ड इलेक्शन विदाउट हैविंग डेमोक्रेसी। यह ऐसा संभव है कि डेमोक्रेसी के बिना हम इलेक्शन, जहाँ संभव है तानाशाही सरकार हो वो इलेक्शन क्यों करवाएगी। इसी तरह लेटस, दो क्वेश्चन है डिस्कस करते हैं हम इनको। द फर्स्ट क्वेश्चन, रिमेंड अस फॉर द नेसेसिटी ऑफ द रिप्रेजेंटेशन इन ए लार्ज डेमोक्रेसी। देखो, दो तरह की डेमोक्रेसी होती है, आपने 9th में पढ़ा होगा। एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में तो क्या है, लोग खुद भाग लेते हैं शासन में। ठीक है, मान लो कानून बनाने हैं किसी गांव में, सारे गांव के लोग इकट्ठे हो गए, मिलकर कानून बना दिया। बट अब बड़ी बड़ी डेमोक्रेसी, बड़ी बड़ी पॉपुलेशन के देश हो गए। भारत की 1 अरब से भी ज़्यादा जनसंख्या, तो ऐसा संभव नहीं है कि सभी लोग मिलकर कोई कानून बना सके। इसलिए क्या है, रिप्रेजेंटेशन जरूरी है, ताकि लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज दें और वो रिप्रेजेंटेटिव उनके बिहाफ पे निर्णय ले। ऑल सिटीजन कैन नॉट टेक डायरेक्ट पार्ट इन द मेकिंग एवरी डिसीजन। हर व्यक्ति की ना तो इतनी कैपेसिटी होती है, ना उतना समय होता है, ना उसमें इतना प्रतिभा होती है कि वही सभी डिसीजन ले सके। देयरफॉर रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड बाय द पीपल। इसलिए लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और वो प्रतिनिधि जनता के बिहाफ पर निर्णय लेते हैं। जैसे आप जिस क्षेत्र में रहते हो उसकी आपने MLA और MP को चुना होगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली और मेंबर ऑफ MP। माता पिता ने चुना होगा, आप 18 साल के नहीं हैं तो ये MP क्या हैं, ये लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं जो लोकसभा राज्यसभा में बैठते हैं या राज्यों की विधानसभा में बैठते हैं, और
उस क्षेत्र के लोगों ने जिन्होंने इनको चुना उनके बिहाफ पे निर्णय लेते हैं, उनके लिए लड़ते हैं, उनके हक के लिए विधानसभा में आवाज़ उठाते हैं। जैसे आप विधानसभा के सेशन देखिए, आप लोकसभा और राज्यसभा के सेशन देखिए, उसमें वो कहते मिलेंगे आपको कि मेरे राज्य में पानी की समस्या है, मेरे विधानसभा क्षेत्र में रेलवे लाइन की समस्या है, तो आप सरकार से वो रिक्वेस्ट भी करते हैं आप, ये आप वहाँ काम कीजिए। तो ये क्या है, वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव है। मान लो आपकी क्लास में 100 छात्र हैं और आपकी क्लास किसी समस्या से जूझ रही है, आपकी क्लास पूरी क्लास जो एडमिनिस्ट्रेशन के पास न पहुंचकर 1 या 2 छात्रों को भेजे कि जाइए आप हमारे बिहाफ पे ऐसा बात कीजिए जो एडमिनिस्ट्रेशन है स्कूल का, और इस तरह से समस्या रखिए। तो सारी क्लास जाने की बजाय भीड़ का रिप्रेजेंटेटिव वहाँ चला जाए। इसी तरह जो है लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं इलेक्शन के माध्यम से। दिस इज़ हाउ इलेक्शन बिकम इम्पोर्टेंट। और इसलिए इलेक्शन ज़रूरी है ताकि अच्छे सच्चे ईमानदार बढ़िया किस्म के जो रिप्रेजेंटेटिव वो चुन जा सके। इलेक्शन का मतलब क्या है, बहुत सारे चॉइसेस में से एक अच्छा चूज करना। एक चॉइसेस, बहुत सारे विकल्प हैं आपके पास ये, बट आपको लगता है कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है तो आप उनको चुन लीजिए, यही इलेक्शन है। Whenever we think of India as a democracy, our mind invariably turn to the last election. जब हम इंडिया की बात करते हैं तो हम जो लास्ट इलेक्शन हुआ था, अभी लास्ट इलेक्शन जैसे बिहार में हुआ हमारे यहाँ, या 2019 में हमारे यहाँ इलेक्शन हुआ था लोकसभा का। इलेक्शन हैव टुडे बिकम द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द डेमोक्रेसी के लिए इम्पोर्टेंट है। इलेक्शन हैव टुडे बिकम द मोस्ट वाइबल सिंबल ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। और किसी भी देश में अगर इलेक्शन है और वो सही तरीके से हो रहे हैं, फेयर हैं, इलेक्शन निष्पक्ष हैं, धांधली नहीं होती, तो हम उतनी ही कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी मजबूत है। अगर ये इलेक्शन में धांधली हो रही है और इलेक्शन सही ढंग से हो नहीं रही, फेयर नहीं है, तो हम ये भी नहीं कह सकते डेमोक्रेसी मजबूत है। वी ऑफन डिस्कस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। कई बार हम अंतर करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन शुरू होता है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी किसे कहते हैं, प्रत्यक्ष जिसे कहते हैं, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से लोग भाग लेते हैं, प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज वन वेयर दैट सिटीजन डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द डे टू डे डिसीजन मेकिंग एंड इन रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब डे टू डे के डिसीजन जो लेती हैं और गवर्नमेंट को चलाने में डायरेक्टली जनता भाग लेती है, तो उसे हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। और ये कुछ जो संभव थी वो छोटे छोटे जब राज्य थे, इतने बड़े राज्य नहीं बने थे। ग्रीक सिटी स्टेट जो मैं आपको फर्स्ट पढ़ा रही थी, यूनानी राज्य जिसमें अरिस्टोटल और अरस्तु जैसे दार्शनिक हुए हैं, वहाँ की जनसंख्या ही 5040 तो आइडल ही मानी है प्लेटो ने, तो इतनी होगी। तो ये मतलब गांव के बराबर एक सिटी स्टेट था, तो वहाँ तो आराम से लोग इकट्ठे होकर फैसले ले सकते थे। वर कंसिडर्ड एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, मैनी वुड कंसिडर्ड लोकल गवर्नमेंट। ऐसी गवर्नमेंट को लोकल गवर्नमेंट जैसे ग्राम सभा में लिए जाते हैं ना, इसी तरह निर्णय, तो वो इसके डायरेक्ट डेमोक्रेसी का क्लोजेस्ट एग्जाम्पल है। बट दिस काइंड ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी कैन नॉट बी प्रैक्टाइज्ड व्हेन ए डिसीजन हैज टू बी टेकन बाय लैक्स एंड करोड़ ऑफ पीपल। लेकिन जब लाखों करोड़ों लोगों के लिए निर्णय लिया जाए, वहाँ संभव नहीं है इस तरह की डेमोक्रेसी। दैट इज वाई रूल बाय पीपल यूजुअली मीन्स रूल बाय पीपल रिप्रेजेंटेटिव। इसलिए डेमोक्रेसी का मतलब लोगों का शासन। डिमोस और क्रेटिया नामक शब्द से बने हैं ये, डिमोस और क्रेटिया। और डिमोस मैंने लोगों का शासन, क्रेटिया मैंने शासन। तो लोगों का शासन का मतलब आज क्या हो गया है, लोगों के प्रतिनिधियों का शासन। इन सच एन अरेंजमेंट सिटीजन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव हु इन टर्न आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन द गवर्निंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग द कंट्री। और इस अरेंजमेंट के द्वारा लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और ये रिप्रेजेंटेटिव लोग देश का शासन करते हैं, प्रशासन करते हैं। दिस मेथड फॉलोइंग टू चूज दिस रिप्रेजेंटेटिव इज रेफर टू एज एन इलेक्शन। और जो लोग सरकार चलाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं, वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव, उसके लिए इलेक्शन जरूरी है। थस द
Citizens have a limited role in taking major decisions and in running the administration. They are not very actively involved in making of the policies. Citizens are involved only indirectly through their इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। इसका मतलब ये है कि एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में जनता जो है डायरेक्ट रूप से ना तो पॉलिसी मेकिंग में भाग लेती है, ना ही डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भाग लेती है, वो भाग लेती है अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा। इन दिस अरेंजमेंट वेयर ऑल मेजर डिसीजन आर टेकन बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, सभी डिसीजन जो है चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा लिए जाते हैं। दिस मेथड बाय विच पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड क्वेश्चन था कि क्या संभव है डेमोक्रेसी के बिना इलेक्शन? तो ये भी संभव नहीं है। डेमोक्रेसी होगी वहीं तो एक डेमोक्रेटिक सरकार इलेक्शन का महत्व समझती है। एक निरंकुश तानाशाह क्यों इलेक्शन करवाएगा? द सेकंड क्वेश्चन रिमेंड अस ऑफ द फैक्ट दैट नॉट ऑल इलेक्शन आर डेमोक्रेटिक। सभी इलेक्शन डेमोक्रेटिक नहीं होते। आपने 9th में रॉबर्ट मुगाबे का उदाहरण पढ़ा होगा कि लगातार उसने ऐसी कोशिश की कि धांधलेबाजी से, अनफेयर तरीकों से वही जीतते आए और लंबे समय तक देश का शासन वो करते रहे। 93 वर्ष की आयु में उन्हें सत्ता से हटाना पड़ा। रॉबर्ट मुगाबे को जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति थे जिन्होंने जिम्बाब्वे को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस तरह के इलेक्शन को हम डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं कह सकते। लार्ज नंबर ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री आल्सो होल्ड इलेक्शन। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो डेमोक्रेटिक नहीं है बट इलेक्शन होल्ड करते हैं, जैसे चाइना में इलेक्शन होते हैं बट वहाँ पार्टी एक ही होती है, कम्युनिस्ट पार्टी। फिर क्या इलेक्शन हुए जब लोगों के पास चॉइस ही नहीं है, जब लोगों को उन्हीं लोगों में से चुनना है, उसी पार्टी के कैंडिडेट को चुनना है। इनफैक्ट नॉन डेमोक्रेटिक रूलर आर वेरी कीन टू रिप्रेजेंट देमसेल्व्स एज डेमोक्रेटिक। और कई बार तो इस तरह के जो नॉन डेमोक्रेटिक रूलर होते हैं ना, निरंकुश तानाशाह, वो अपने आप को बड़ा कहलाना चाहते कि नहीं जी हम तो जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दे डू सो बाई होल्डिंग इलेक्शन इन सच ए वे दैट इट डज नॉट थ्रेटन देयर रूल। वो इसलिए इलेक्शन करवाते हैं कि उनकी रूल को कोई चैलेंज ना कर सके, कल उनको उनके रूल को खतरा पैदा ना हो कि आप तो बिना इलेक्शन के चेयर पर बैठे हुए हैं। Can you think some of that it does not threaten as the example of such democratic election? ये मैंने 9th में आपको पढ़ाया था कि किस तरह से अनडेमोक्रेटिक जो शासक हैं, जैसे आपकी एक मैक्सिको की पार्टी है PRI, एक रॉबर्ट मुगाबे का एग्जाम्पल है, एक घाना के राष्ट्रपति निकुरमा वामा, इनका भी इसी तरह का, एक जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे परवेज मुशर्रफ, उन्होंने भी इसी तरह के इलेक्शन की एक अनफेयर सा इलेक्शन करवा था जिसके माध्यम से वो अपने आप को जनता का रिप्रेजेंटेटिव समझते थे। उसके बाद कहते हैं कि दिस इज वेयर कॉन्स्टिट्यूशन कम इन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए डेमोक्रेटिक कंट्री ले डाउन सम बेसिक रूल अबाउट इलेक्शन। ये कहते हैं कि इलेक्शन का सिस्टम कहाँ से आया, कैसे मानेंगे कि हम इलेक्शन डेमोक्रेटिक तरीके से हो रहा, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के तरीके से होना चाहिए। इसे एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन जिसको बहुत पावर हो, जिस पर किसी तरह का सरकार का दबाव ना हो, उस तरह के इंस्टीट्यूशन इलेक्शन होल्ड करवाए। जैसे हमारे देश में इलेक्शन कमीशन इलेक्शन हेल्ड करवाता है, जो फ्री एंड फेयर होते हैं, निष्पक्ष होते हैं, और कोशिश की जाती है कि सरकार का, कोशिश नहीं बिल्कुल प्योर, ये तो हमारे देश का एक भाग्य रहा कि हमारे यहाँ इलेक्शन बड़े फेयर होते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ कानून बने हैं कि कौन वोट देगा, एलिजिबल वोट कौन से होंगे, 18 साल से ऊपर जो भारत का नागरिक है वो एलिजिबल कैंडिडेट कौन होगा, भारत का नागरिक हो, एक फिक्स आयु जो उस पोस्ट के लिए चाहिए वो पूरी कर चुका हो, पागल या दिवालिया ना हो, भ्रष्टाचार के कारण उसे पार्टी से या सजा ना मिली हो, उसे पार्टी से निष्कासित ना किया गया हो। तो इस तरह से एक एलिजिबल कॉन्टेस्टर है, आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। उसके बाद इलेक्शन को सुपरवाइज कौन करता है, जैसे हमारे देश में इलेक्शन कमीशन सुपरवाइज करता है। हाउ डू द वोट चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, ये मेथड हम पढ़ेंगे कि हमारे देश में वोटिंग सिस्टम कैसा है, मतलब हमारे देश में वोट की काउंटिंग कैसे होती है, विजेता कैसे घोषित किए जाते हैं। ठीक है।
लाइक मोस्ट डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आंसर ऑल दीज क्वेश्चन। हमारे देश में ये सब क्वेश्चंस का आंसर दिया है। आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक में इलेक्शन कमीशन का जिक्र है। और इलेक्शन कमीशन एक ऐसी बॉडी है जो विदाउट एनी प्रेशर काम करती है। इसके जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अपॉइंट किए जाते हैं, बट हटाए नहीं जा सकते। एक बार इलेक्शन कमिश्नर बनने के बाद उन्हें इम्पीचमेंट की प्रक्रिया द्वारा ही हटाया जा सकता है। और इम्पीचमेंट की प्रक्रिया बहुत ही हैवी मतलब बहुत ही जटिल है, जिसे सरकार को मतलब हैंडल करना, सरकार उसे अपनी मर्जी से हटा नहीं सकती। वो इतनी जटिल प्रक्रिया है, उसके माध्यम से ही जज इसको हटाया जा सकता है इलेक्शन कमिश्नर को। वो भी हम पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं कि भारत में इलेक्शन सिस्टम कैसा है। भारत में इसकी प्रक्रिया हम पढ़ते हैं। फर्स्ट पोस्ट द पास सिस्टम। 2-3 तरीके होते हैं इलेक्शन के। अब हम फर्स्ट पोस्ट द पास सिस्टम पढ़ेंगे। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, इसको एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ लो। मान लो आपका ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मान लो ये रोहतक कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ओके, यहाँ पर एमएलए का इलेक्शन होना है, एमएलए का, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली का। ओके, हरियाणा के विधानसभा का इलेक्शन होना है जिसकी 90 सीटें हैं। ओके, और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है जहां से वो इलेक्शन लड़ता है, चुनाव क्षेत्र जिसे बोलते हैं, निर्वाचन क्षेत्र। ठीक है, तो रोहतक कॉन्स्टिट्यूएंसी में कई मेंबर खड़े हैं। आम आदमी पार्टी का मेंबर भी खड़ा है। ओके, बीजेपी का भी खड़ा है, कांग्रेस का भी खड़ा है, मतलब कॉन्टेस्ट कर रहा है इलेक्शन, बीएसपी का भी कर रहा है, इनेलो का भी कर रहा है। मतलब कुल मिला के 6 कैंडिडेट हैं जो मैदान में। हमारे यहाँ तो 15-15 हो जाते हैं भाई। ठीक है, मान लो रोहतक कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट हैं 100। ओके, ये एक रोहतक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसमें वोट हैं कुल मिला के 100 तो नहीं होते। एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एमएलए के इलेक्शन में 10 से 12 के बीच में जनसंख्या आती है। ठीक है, तो हर वोटर को ये पता होता है कि आपकी ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां उसे वोट डालना है। इसमें 6 कैंडिडेट खड़े हैं और आपके पास है वोट है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में 100 को हम 10 लाख मान लेते हैं। ओके, अब इन 6 में से मान लो एक कैंडिडेट को, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को मिला, हम थोड़ा सा पेन कर लेते हैं, आम आदमी जो पार्टी थी उसको मिले 5% वोट। ओके, बीजेपी के कैंडिडेट को मिले 15% वोट, कांग्रेस के जो मेंबर थे उसको मिले 25% वोट, बीएसपी को 3%, एक को, इनेलो को मान लो 17%। इस तरह से 100 पूरे हो गए। तो इसमें से विजेता कौन है? विजेता 25% वाला है, मतलब ये सीट कांग्रेस को चली गई। इसका मतलब क्या है कि आपको जीतने के लिए सिर्फ सबसे ज्यादा वोट प्राप्त करने की जरूरत है। जो इसको हिंदी में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट को अगरता ही विजेता कहा जाता है। अगरता ही विजेता है। इसका मतलब जो जिससे सबसे आगे है वोट प्राप्त करने में, वो ही क्या हो जाता है, वो ही सीट प्राप्त कर लेता है। बट हमारे देश में ये पोस्ट प्राप्त करने का तरीका है, सरकार बनाने का तरीका बिल्कुल अलग है। 90 मैंने बताया 90 विधानसभा क्षेत्र थे और सब में क्या है, इसी तरह से कांग्रेस जो है, अभी तो बीजेपी का शासन है तो हम मान लेते हैं कि बीजेपी के कैंडिडेट जो है 46-47, 90 में से 47-48 सीटों पर ऐसे ही जीत गए। तो उनको वोट परसेंटेज एवरेज अगर हम निकालें तो लगभग 27 से 28% वोट मिले। ठीक है, लेकिन सीटें कितनी मिली? 90 में से अगर 47 सीटें मिली हैं तो इसका मतलब 50% से तो ज्यादा ही मिल गई ना। तो इनको सीटें मिल गई लगभग 56% के आसपास। तो हमारे देश में ये एक बहुत ही मतलब
इम्बैलेंस है कि सीट तो एक सरकार बना लेती है, सीट तो सबको मिल जाती है 50% + 1, क्योंकि सरकार बनाने के लिए आधे से अधिक सीटों की जरूरत होती है टोटल सीट का। मतलब 90 अगर विधानसभा क्षेत्र हैं तो उनमें से 46 सीट आपको जरूरी है जीतनी। लेकिन वो जरूरी नहीं आपने कि वो 50% + 1 वोटों से जीती हो, वो तो सबसे ज्यादा जिसको वोट मिल गए वो विजेता घोषित कर लिया। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि सीट तो कई बार किसी भी गवर्नमेंट को 75% तक भी सीटें मिल जाती हैं, बट जो वोट है वो कभी भी 50 से ऊपर गए ही नहीं, मिले ही नहीं 50। तो वोट जो है वो हमेशा 27-28%, 32% या 43% इस तरह से मिलते। हमारे देश में अगर 43% लोगों की सरकार बनी है तो इसका मतलब क्या है, 57% ऐसे लोग हैं जिन्होंने उस सरकार को वोट ही नहीं दिए। तो ये एक कमी है हमारे देश के सिस्टम में कि जो 57% वोटर चाहते हैं वो लोग तो बाहर बैठे हैं, और 43 वाले, ये तो मैं 43 तो ज़्यादा ले रही हूँ, हमारे देश में तो कई बार 28-27% वाले भी सरकार चला रहे होते हैं। बट इन 27-28% वोट प्राप्त करने वाले लोगों ने सीटें ज़्यादा प्राप्त कर ली हैं, क्योंकि हमारे यहाँ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है। अगरता ही विजेता है, मतलब जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिल गए। अब मुझे बताओ 50% तो उन्हीं को मिल सकते हैं ना, 50% + 1, तो जिसमें 2 ही पार्टियां हों। हमारे यहाँ तो पार्टियां बहुत है, कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं, जो वोट होते हैं वो बट जाते हैं, और इस वजह से जो सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त करता है, चाहे वो 25% हो चाहे 26% हो, फिर भी जीत जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे यहाँ सरकारें हमेशा ऐसी चलती हैं जो ज़्यादा वोट प्राप्त नहीं कर पाती। ज़्यादा वोट प्राप्त करने वाले विपक्ष में बैठे हुए होते हैं लोग, और कम वोट प्राप्त करने वाले जो लोग हैं वो सरकार चला रहे होते हैं, बट उन्होंने सीटें ज़्यादा प्राप्त करी हैं तो इसलिए वो सरकार चला रहे होते हैं। तो एक तो इसके अगर हम गुण पढ़ें इस सिस्टम के, तो ये है कि ये बहुत ही आसान सिस्टम है, सिंपल सा है। जो जीत जाएगा सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त करके वो पोस्ट ले जाएगा, मतलब वो विजेता घोषित हो जाएगा। लेकिन इसमें नुकसान यही है, डीमेरिट इसकी ये है कि इसमें हमेशा माइनॉरिटी वोट प्राप्त करने वाले लोग ही, मान लो 27-28% वोट जिसने प्राप्त किए वो गवर्नमेंट चला रहे होते। ठीक है, तो इसे रियल डेमोक्रेसी नहीं कहा जा सकता। हमारे यहाँ जैसे पंचायती राज में सरपंच वगैरह के चुनाव होते हैं, वो भी इसी माध्यम से होते हैं। MLA के चुनाव, पंचायत के चुनाव, लोकल बॉडीज के चुनाव इस माध्यम से होते हैं। MLA का चुनाव इस माध्यम से होता है। MP लोकसभा का इलेक्शन ऐसे होता है। MLA का मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली के भी इलेक्शन इसी तरह होते हैं। हरियाणा विधानसभा का इलेक्शन, पंजाब विधानसभा का इलेक्शन, राजस्थान विधानसभा का इलेक्शन ऐसे ही होता है। ओके, तो आपको ये बात समझ में आएगी। इफ इट टॉक ऑफ वन हिस्टोरिक मोमेंट इन इंडियन डेमोक्रेसी, इन लोकसभा इलेक्शन 1984 की बात करते हैं, जब इंदिरा गांधी की डेथ हो गई थी और इलेक्शन हुए थे उनकी डेथ के बाद 1984 में। तो कांग्रेस पार्टी को 543 सीटें हमारे यहाँ लोकसभा में, 545 है, दो का चुनाव तो हमारे यहाँ राष्ट्रपति करता है ना, उसमें से उन्होंने जीती 415 सीटें, लगभग 80% सीट जीत ली। सच ए विक्ट्री वाज नेवर अचीव्ड बाय द पार्टी इन लोकसभा। ऐसी जीत कभी भी हासिल किसी पार्टी ने हुई थी। लेकिन उसके नीचे आप देखो कि पार्टी ने सीट तो 4th 5th जीत ली। ठीक है, कांग्रेस पार्टी वोन 4th 5th का मतलब ये इतनी सीटें जीत ली, टोटल का 4/5 पार्ट जीत लिया। डज इट मीन दैट 4 out of 5 इंडियन वोटर वोटेड फॉर द कांग्रेस पार्टी?
सीट तो इन्होंने 4/5 गुना में 100 वाली जीत ली, मतलब ये 4th 5th कहते हैं ना, 2/3 3/3 चौथाई हिस्से की सीटें उन्होंने जीत ली। बट क्या इंडिया के हर 5वें व्यक्ति में से 4 ने कांग्रेस को वोट दिए थे? नो, ऐसा नहीं था। कांग्रेस को एक्चुअल वोट मिले थे 48%, और ये सबसे ज़्यादा थे अब तक के। तो जो अब भी 52% लोग थे वो नहीं चाहते थे कि कांग्रेस की सरकार बने, लेकिन उनके वोट इसलिए बिखर गए क्योंकि भिन्न भिन्न पार्टियों को उन्होंने वोट दे दिए, उनकी जो वोट है वो बेकार चले गए। सीट तो 80% जीत ली, बट जो वोट परसेंट था वो 48% था, ठीक है ना। और बीजेपी को 7.5% वोट परसेंट मिली थी, लेकिन सीट उसको 1% भी नहीं मिली थी। आगे बात समझ में, सीट तो उसने 1% भी नहीं जीती, मतलब 1% में 4.5 सीट आती हैं लोकसभा में 1% में, बट वोट उनको ज़्यादा मिले थे। जबकि कांग्रेस को वो सीटें तो 80% मिल गई, किसी मतलब हर जगह कांग्रेस के कैंडिडेट जीत गए, लेकिन वोट उनको इतने नहीं मिले थे। उसके बाद ये वोट परसेंट है 1984 का, देख लेना आप। कांग्रेस को 48% सीटें वोट मिले थे, 415 सीटें मिली थी, और ये बाकी का। ऐसा क्यों है? दिस हैपन बिकॉज इन आवर कंट्री वी फॉलो स्पेशल मेथड ऑफ इलेक्शन। इसका कारण यही है कि हमारे पास यही मेथड है। मेथड कौन सा है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। जो व्यक्ति जब से ज़्यादा वोट प्राप्त कर लेता है, चाहे वो 15% वोट प्राप्त करे, उसको क्या मिल जाती है? उसको सीट मिल जाती है। देखो, अगर आपको फिर भी समझ में ना आए तो मैं दोबारा कर देती हूँ। मान लो 4 सीट जीतनी है, ठीक है, 4 सीटें टोटल। उन 4 में से एक कैंडिडेट जीत गया 20% वोट प्राप्त करके, एक कैंडिडेट जीत गया 25% वोट प्राप्त करके, एक को 30% वोट मिले, और ये सभी मान लो कांग्रेस के थे, और एक को फिर 20 मिल गए, चलो 25 मान लेते हैं। तो टोटल वोट कितने मिले? एवरेज निकाल लो। एवरेज क्या होगी? 100 एवरेज होगी। और ये कितने में मिले? 4 में मिले, तो एवरेज कितने निकली? 25। इसका मतलब इसको 25% वोट तो मिले, वोट तो 25% मिले, लेकिन सीटें 4 में से 4 कांग्रेस को चली गई, तो 100% सीटें मिल गई उनको। तो ये हमारे यहाँ सिस्टम है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में, ठीक है। तो इस वजह से जो सीटों और वोट में अंतर रह जाता है। मोर वोट देन ऑल अदर कैंडिडेट इज डिक्लेयर इलेक्टेड, क्योंकि डिक्लेयर किसे विजेता किसे घोषित किया जाता है? जो सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त कर लेता है। द विनिंग कैंडिडेट नीड नॉट सिक्योर ए मेजोरिटी ऑफ वोट्स। यहाँ वोट जीतने के लिए ये नहीं है कि उसे 50% +1 वोटों की जरूरत होगी। नो, दिस मेथड इज कॉल्ड फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसको कहते हैं हम अगरताई विजेता है। इन द इलेक्शन रेस द कैंडिडेट हु इज अहेड ऑफ अदर। इस इलेक्शन रेस में जिसके पास सबसे ज़्यादा मत होता है वो ही, मतलब, और वो चाहे 1 वोट से हो, वो भी विजेता बन जाता है। दिस मेथड इज ऑल्सो प्लूरलिटी मेथड, बहुमत, मतलब जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं। दिस इज मेथड ऑफ इलेक्शन प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है। लेट अस नाउ गो बैक टू फॉर अवर एग्जाम्पल। द कांग्रेस पार्टी वोन ग्रेटर शेयर ऑफ सीट देन, वो 415 वाला बता रहा है ये, लेकिन इसको वोट नहीं मिले इतने जितने की सीटें मिली। कैंडिडेट वोन दे सिक्योर्ड लेस देन 50 ऑफ द वोट। 50% से भी, मतलब 48% उसे सीटें वोट मिले। इफ देयर आर सेवरल कैंडिडेट, अगर ज़्यादा कैंडिडेट होंगे, द विनिंग कैंडिडेट ऑफन गेट मच लेसर देन 50% वोट। मैंने बताया ना, अगर 2 ही कैंडिडेट खड़े होते तो हम मान सकते हैं कि 100 में से एक 51 प्राप्त कर लेगा और एक प्राप्त कर लेगा 49, तो 51 वाला जीत जाएगा, 50% +1 हो गए। बट अगर बहुत सारे कैंडिडेट खड़े हैं, जैसे हमारे यहाँ मैंने बताया 25-25, 15-15, 16-16 कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं, किसी को ये तो है नहीं भाई खड़ा नहीं हो सकता,
पार्टियां बहुत सारी हैं, पार्टियां अगर पार्टी से किसी से टिकट नहीं मिलती तो वो खड़े हो जाओ, अपना इंडिविजुअल खड़े हो जाओ, निर्दलीय खड़े हो जाओ। तो इस तरह से क्या है, बहुत बड़ा हिस्सा जो वोटर सरकार बनाना नहीं चाहते किसी विशेष पार्टी के, वो बेकार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके वोट बिखर जाते हैं भिन्न भिन्न पार्टियों में। सपोज ए पार्टी गेट ओनली 50% ऑफ वोटर्स। मान लो किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक जो पार्टी है उसको 50% वोट मिले हैं, लेकिन फिर भी वो सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त करने वाली पार्टी है, लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के 75% लोग तो उस पार्टी को नहीं चाहते ना, उसको तो सिर्फ क्या है 25% लोग ही चाहते हैं। तो ये फर्स्ट पोस्ट द पास सिस्टम है और ये इसकी एक कमजोरी है। उसके बाद है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।